हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, आज 11th बिजनेस स्टडी में हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यवसाय करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हें हम व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों के नाम से जानते हैं। और व्यवसाय के जो विभिन्न संगठन हैं या स्वरूप है, उनमें हमने पहला एकल स्वामित्व वाला पढ़ लिया है। दूसरा, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तीसरा स्वरूप हमने सहकारी समिति, पार्टनरशिप, ऐसे 4 व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों के बारे में हमने जान लिया है कि एकल स्वामित्व किसे कहते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय क्या होता है, सहकारी समितियां क्या होती है और साझेदारी क्या होती है। ये चारों स्वरूपों के बाद में एक 5वां स्वरूप हमारे सामने आता है, वो है कंपनी। कंपनी अपने आप में एक बहुत वृहद स्वरूप होता है, एक बड़ा स्वरूप होता है, जहाँ पर ये चारों स्वरूपों की कैपेसिटी, क्षमता कम हो जाती है, वहाँ पर कंपनी का जन्म होता है। तो प्रबंध कुशलता, वित्त की आवश्यकताएं और भी ऐसी जितनी आवश्यकताएं, उन सारी कमियों को दूर करने वाला कोई सा स्वरूप है तो वह है कंपनी। ठीक है, तो आज हम इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्वरूप है ये व्यवसाय करने का। तो व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों में सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है कंपनी। आज हमारे चारों तरफ हम कंपनी नाम सुनते, लेकिन कंपनी क्या है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, हमने कॉमर्स लिया है, व्यवसाय का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो बुक है उसका नाम ही है, सब्जेक्ट का नाम ही व्यवसाय का अध्ययन। अब व्यवसाय कितने तरीक़ों से किया जाता है तो उसे हमें समझना है, सीखना है। ठीक है, तो कंपनी किसे कहते हैं, देखिए उसका एक इंट्रोड दिया है कि पूंजी की कमी व सीमित प्रबंधकीय योग्यताओं के कारण एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति बड़े पैमाने पर व्यावसायिक क्रियाओं को करने में सक्षम नहीं होते हैं, इनकी कैपेसिटी कम पड़ती है। व्यावसायिक संगठन के कंपनी रूप में इन समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। व्यावसायिक संगठन का जो कंपनी वाला रूप है, ये सारी समस्याओं को दूर कर देता है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक क्रियाएं संचालित करने हेतु कंपनी सबसे उपयुक्त व्यावसायिक संगठन होता है। बहुत बड़े पैमाने पर, वृहद रूप में, इंटरनेशनल रूप में यदि व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करना है तो सबसे उपयुक्त यदि कोई सा संगठन है तो वह कंपनी है। चलिए, अब इसका हम अर्थ देखते हैं। कंपनी का क्या अर्थ है, देखिए प्रोफेसर हेने ने उसकी परिभाषा दी है। प्रोफेसर हेने उसकी परिभाषा क्या दे रहे हैं उसको हम समझते हैं। कंपनी लाभ उपार्जन हेतु व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है। भाई, कोई सा भी व्यापार हो, ये सभी व्यवसाय के ही स्वरूप है और व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना। तो कंपनी भी लाभ उपार्जन हेतु व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से उन्होंने अपना एक संघ बनाया है, और किस लिए बनाया है, लाभ कमाने के लिए, लाभ के उपार्जन के लिए। तो कंपनी लाभ उपार्जन हेतु व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है, जिसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभाजित होती है। कंपनी की जो पूंजी होती है वो शेयर में बटी रहती है। शेयर का मतलब होता है पूंजी का एक टुकड़ा। मान लो 5 लाख रुपए की पूंजी है, तो 5 लाख रुपए की पूंजी को वह 100 रुपए के टुकड़ों में बांट देते हैं, और 100 रुपए का जो एक टुकड़ा है उसे कहा जाता है शेयर, या हिंदी में बोलेंगे अंश। शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो खरीदा जाना, बेचा जाना मतलब वो हस्तांतरणीय है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभाजित होती है, एक दूसरे को हस्तांतरित हो जाती है। अंशों का स्वामित्व ही सदस्यों की शर्त होती है। जिसके पास अंश वो उसका स्वामी, उसने कल को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया तो वो उन अंशों का स्वामी हो जाएगा। ये कंपनी की विशेषताएं भी कहेंगे हम इसको, ये उसका परिचय भी हो गया, ये उसकी परिभाषा भी हो गई। तो कंपनी क्या है, लाभ उपार्जन के उद्देश्य से व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है, जिसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभाजित होती है
अंशों का स्वामित्व ही सदस्यों की शर्त होती है। ठीक है, किम्बाल ने एक परिभाषा दी है, देखते हैं। निगम प्रकृति से ही एक कृत्रिम व्यक्ति है, कि जो निगम है निगम जो है, निगम प्रकृति से ही एक कृत्रिम व्यक्ति है। निगम मतलब कंपनी, और प्रकृति उसकी जो नेचर है, उसका नेचर कैसा है कि जो कंपनी है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है। जैसे एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है और एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। प्राकृतिक व्यक्ति मतलब जैसे हम प्राकृतिक व्यक्ति है, लेकिन कंपनी या निगम क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानूनी अधिनियम द्वारा सृजित या अधिकृत किया गया है। किसी विशिष्ट उद्देश्य से कानून के द्वारा निर्माण किया जाता है या जिसको बनाया जाता है, उसे कहते हैं कंपनी। और भी है, हम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार देखते परिभाषा। कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण एवं पंजीकरण इस अधिनियम या इससे पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हो या इसके पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हो। इसके पूर्व का अधिनियम कौन सा होगा? 2013 के पहले का कंपनी अधिनियम 1956। पहला कंपनी अधिनियम कौन सा था? 1956। 2013 में उसमें संशोधन हो चुका है। चलिए, तो इस प्रकार से हम कंपनी को समझ सकते हैं। 2-3 परिभाषाओं से हम जान गए कि कंपनी क्या है। चलिए, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले विशेषता आ रही कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है? उसका अपना एक अलग अस्तित्व होता है, ठीक है, उसकी अपनी अलग अलग एक पहचान होती है। वह सौदा कर सकता है, वह लेन देन कर सकता है। अब यहाँ देखिए, कंपनी की स्थापना कानून द्वारा होती है, कंपनी का जन्म कानून द्वारा होता है और इसका पृथक अस्तित्व होता है, अतः इसे एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। कंपनी का जन्म कानून द्वारा होता है और इसलिए इसका एक पृथक अस्तित्व होता है और इसीलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। व्यवसाय में इसे वह सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। बिजनेस में एक कंपनी को वो सारे अधिकार प्राप्त है जो हम जैसे व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से अधिकार? कंपनी किसी भी व्यक्ति की भांति संपत्ति ग्रहण कर सकता है, रुपया उधार ले सकता है, अनुबंध कर सकता है, मुकदमा चला सकता है। ये सारे काम कंपनी कर सकती है। लेकिन कौन से काम कंपनी नहीं कर सकती? प्राकृतिक व्यक्ति की तरह साझेदारी में भाग नहीं ले सकता, साझेदार नहीं बन सकता। हमने साझेदारी में देख लिया था कि कोई भी संगठन या कंपनी साझेदार नहीं बन सकती, वह कोई पैसा नहीं कर सकती। तो ये सारी विशेषताएं क्या है? ये कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी का जन्म कानून द्वारा होता है, उसका अपना एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और इसीलिए इसे एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। चलिए, दूसरी विशेषता, कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कानूनी एवं कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका अस्तित्व इसके मालिक व अंशधारियों से एकदम भिन्न होता है। किसके मालिक भी बदल जाएंगे, अंशधारी भी बदल जाएंगे, लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहेगी। कानून में व्यवसाय तथा अंशधारियों को एक समान नहीं माना जाता। तो कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपना एक अलग अस्तित्व होता है। तीसरी विशेषता, शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी का जो उत्तराधिकार है वह शाश्वत रहता है। शाश्वत का मतलब कि वह निरंतर चलता रहता है। एक अंशधारी या एक संचालक के बाद में आगे उसके संचालक भी बदलते जाते हैं, उसके अंशधारी भी बदलते जाते हैं, लेकिन कंपनी वहीं रहती है। मतलब कंपनी का उत्तराधिकार शाश्वत रहता है। फिर गठन, कंपनी का गठन या निर्माण एक समय लगने वाली महंगी और जटिल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, विधान के द्वारा होता है और इसलिए एक जटिल और महंगी प्रक्रिया कही जाती है। कंपनी को प्रारंभ करने से पूर्व अनेक कानूनी कार्यवाहियों को करना पड़ता है। एक कंपनी का भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 अथवा इसके पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य होता है। इसके पहले के जितने भी हमने व्यावसायिक संगठन के स्वरूप देखे उनमें उसमें किसी का भी पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, लेकिन यहाँ कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य है।
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार या इसके पूर्व के कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का पंजीकरण होना जरूरी होता है। चलिए, स्वामित्व व प्रबंध में पृथकता। कंपनी के मालिक अलग और उसका मैनेजमेंट अलग होता है, ये दोनों में भिन्नता होती है। कंपनी के मालिक अंशधारी होते हैं और उसका जो मैनेजमेंट है वो संचालक मंडल करता है, और संचालक मंडल का चुनाव कौन करते हैं? अंशधारियों के द्वारा संचालक मंडल का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कंपनी के मालिक और प्रबंध संचालक अलग होते हैं। सीमित दायित्व। जिस प्रकार से साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। सीमित का मतलब उन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं उनका दायित्व शेयर की सीमा तक ही होता है। सार्वमुद्रा कंपनी के अपनी एक पहचान होती है। कंपनी जब किसी दूसरी फर्म से, किसी दूसरी कंपनी से सौदा करती है तो वो कंपनी एक व्यक्ति की भांति साइन नहीं कर सकती, लेकिन अपनी पहचान के रूप में अपनी एक सील लगा सकती है। उसकी अपनी एक मुद्रा होती है, उसकी अपनी एक सील होती है। अंशों की हस्तांतरणशीलता। कंपनी की पूंजी अंशों में बटी रहती है और उन शेयरों को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है। निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र। कंपनी का निर्माण किसी उद्देश्य से किया जा रहा है, उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा आदि बातें उसके द्वारा बनाए गए पार्षद सीमा नियम में लिखी जाती है। कंपनी का निर्माण अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कंपनी का पार्षद सीमा नियम, कंपनी के पार्षद अंतर नियम, उसमें उसके बारे में पूरी बातें दी जाती हैं। संपत्तियों पर स्वामित्व। अंशधारी कंपनी के मालिक अवश्य होते हैं, परंतु वह किसी भी समय कंपनी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखते हैं। अंशधारियों को हम कंपनी के मालिक जरूर मानते हैं, लेकिन कंपनी की संपत्तियों पर उसका अधिकार नहीं होता है। कंपनी का संपत्तियों पर स्वामित्व केवल कंपनी का ही होता है। समापन विधान द्वारा। कंपनी का जन्म भी कानून द्वारा होता है और उसका समापन भी कानून के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से ये सारी जो विशेषताएं हैं ये कंपनी की विशेषताएं हमने देखी। ठीक है, आगे देखते हैं कंपनी के प्रकार। कितने प्रकार की कंपनियां होती है? पे हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि ये कंपनी, वो कंपनी, कंपनियों के नाम हम बहुत सारे सुनते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है? चलिए देखते हैं हम। कंपनी का क्लासिफिकेशन दिया है काइंड्स ऑफ कंपनीज। पहला, समामेलन अथवा निर्माण के आधार पर। देखिए यहाँ पर पहला दिया है समामेलन या निर्माण के आधार पर, दूसरा दिया है दायित्व के आधार पर, तीसरा दिया है स्वामित्व के आधार पर, चौथा दिया है राष्ट्रीयता के आधार पर। ऐसे 4 आधार पर कंपनी को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा? सबसे पहला पढ़ रहे हैं समामेलन अथवा निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की कंपनियां होती है। सबसे पहली, राज्य आज्ञा पत्र द्वारा। जब किसी देश की सरकार किसी कंपनी का निर्माण करती है और कहीं पर उसे व्यवसाय करने के लिए भेजती है तो ये कहलाती है राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा। कोई किसी देश का राजा किसी कंपनी को आदेश देता है कि आप जाकर के वहाँ व्यापार करिए, बिजनेस करिए, तो ये कहलाती है ये राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा। और अभी तक केवल एक ही कंपनी ऐसी बनी है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी सन 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसे राज्य आज्ञा पत्र के द्वारा उसे स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। चलिए दूसरा है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। हमारे देश में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो ये दोनों सदन देश में कानून बनाने का काम करते हैं। जब देश के किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र का विकास करना होता है या देश में किसी ऐसे विशेष काम की आवश्यकता होती है जिसके लिए किसी कंपनी का गठन अनिवार्य होता है, उस कंडीशन में देश की संसद एक विशेष अधिनियम बनाती है और उस अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक कंपनी की स्थापना करती है। हमारे देश में इस प्रकार की कंपनी जो संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा बनाई गई है, वो कौन कौन सी है? वह है भारतीय स्टेट बैंक। हमारे देश में जो भारतीय स्टेट बैंक है वह संसद के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया, ये ऐसी कंपनियां हैं जो संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा निर्मित हुई है। चलिए तीसरा है कंपनी अधिनियम। भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनका निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही होता है और होना चाहिए, उसे ही कंपनी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार हो गए। चलिए अब
दायित्व के आधार पर देखते हैं कंपनियां कितनी प्रकार की होती है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। सबसे पहले देखते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जब सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। वास्तव में कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, कहाँ तक? उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक। तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। यदि किसी व्यक्ति ने एक कंपनी जिसके अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है क्रय किया है तथा उसने कंपनी की मांग पर केवल 60 रुपये ही चुकाए हैं, तो अब उसका दायित्व 40 रुपये तक ही होगा। उसे केवल 40 रुपये की मांग की जा सकती है। तो ये क्या कहलाता है? ये अंशों द्वारा सीमित कंपनी। ठीक है। गारंटी द्वारा, इस प्रकार की कंपनी में इसके सदस्य कंपनी के समापन की दशा में एक पूर्व निश्चित राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं कि जब भी कंपनी का समापन होगा तो आपको एक निश्चित राशि देने की गारंटी देते हैं। यह राशि उनके द्वारा क्रय किए अंशों के अतिरिक्त होती है। यह कंपनी दो प्रकार की होती है, अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में सदस्यों द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य के साथ साथ अतिरिक्त गारंटी वाली राशि का भी भुगतान करना पड़ता है। तो ये गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी, जिसमें सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? साझेदारी की भांति असीमित होता है। असीमित का मतलब होता है कि उन्हें कंपनी के दायित्व का भुगतान करने के लिए अपनी पर्सनल संपत्ति भी देना पड़ सकती है। तो इस प्रकार से दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनी होती है। चलिए, स्वामित्व के आधार पर ये सबसे मोस्ट प्रकार है जो हमारे आसपास दिखाई देता है। पहला है सरकारी कंपनी। स्वामित्व के आधार में सबसे पहला क्या है? सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी। जब कंपनी के चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% अंश केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो, वह सरकारी कंपनी कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, 100% शेयर हैं, तो इस 100% शेयर में से यदि 51% शेयर किसके पास है? सरकार के पास में है, तो ये कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 100 में से 51% बहुमत हो गया और जिसके पास बहुमत उसका निर्णय मान्य किया जाता है, इसलिए ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं। चलिए, गैर सरकारी कंपनी वह सारी कंपनियां आती है जो सरकारी कंपनियां नहीं हैं, जिनका 100 में से 51% शेयर सरकार के पास नहीं है, वो सारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सूत्रधारी कंपनी किसे कहेंगे? चलिए, तीसरा है स्वतंत्र इकाई के रूप में कंपनी। इस प्रकार की कंपनी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य संचालन करती है। इसके ऊपर किसी कंपनी का नियंत्रण नहीं होता। अपने आप में स्वतंत्र कंपनी वह स्वतंत्र इकाई कहलाती है। किसी दूसरी कंपनी का उस पर कोई संचालन नहीं होता। अब ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो 3 प्रकार है ना, ये स्वतंत्र इकाई अपने आप में स्वतंत्र है। सूत्रधार का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी को खरीद लिया है और उसका संचालन अपने हाथ में है, तो वो सूत्रधार। और सहायक मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी को खरीदा हुआ है और उसका संचालन करती है, तो खरीदी हुई कंपनी सहायक कंपनी कहलाएगी। असिस्टेंट, तो जैसे मान लो ए कंपनी है, ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र कंपनी है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। अब एक बी कंपनी है और एक सी कंपनी है, ठीक है। अब बी कंपनी ने सी कंपनी को भी खरीद लिया है। बी कंपनी ने सी कंपनी को भी क्या कर लिया है? खरीद लिया है। तो ये इसको हम बड़े रूप में देखें तो कैसा करेंगे? देखिए, सी और ये बी के अंदर ही सी है, मतलब सी सहायक कंपनी हो गई और बी जो है वो क्या है? सूत्रधारी कंपनी हो गई। जब बी ने यदि सी को खरीद लिया है तो सी क्या है? ये सहायक कंपनी है।
और बी कौन सी हो गई ये सूत्रधारी कंपनी हो गई। बी ने यदि सी को खरीद लिया है तो बी सूत्रधार कंपनी और सी जो है सहायक कंपनी, और जिसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, वो अपने आप में स्वतंत्र कंपनी। ठीक है, आगे राष्ट्रीयता के आधार पर देखें तो घरेलू या देसी कंपनी, देश के अंदर व्यापार करने वाली देसी कंपनी, या देश में जो कंपनी अधिनियम लागू होता है उस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जिस कंपनी का गठन होता है वह देसी कंपनी। विदेशी कंपनी ऐसी कंपनी जिसका निर्माण किसी विदेश में हुआ हो या विदेशी कानून के तहत हुआ हो और हमारे देश में व्यापार कर रही हो, तो ये देसी और विदेशी कंपनी हो गई। जनता के रुचि के आधार पर निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग कंपनियों के प्रकार देखे कि कंपनियां कितने प्रकार की होती है। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पर दिया है निजी कंपनी। अब ये निजी कंपनी क्या होती है? निजी कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने अंशों को जनता में निर्गमित नहीं करती है। निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने अंशों को जनता को खरीदने के लिए निर्गमित नहीं करती है। और भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक निजी कंपनी वह है जो सदस्यों के अंश हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है कि वो अपने अंश हस्तांतरण नहीं कर सकते, जिसमें न्यूनतम 2 अथवा भूतपूर्व वर्तमान कर्मचारियों को छोड़कर अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य होते हैं, जो अपने अंशों या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, जो अंशों के हस्तांतरण पर के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, जो अंशों और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, जो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 उसके कर्मचारी 200 सदस्य होते हैं, जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपये इससे अधिक होती है, जिसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपये इससे अधिक होती है, वह कंपनी होती है निजी कंपनी। ठीक है, और उसकी एक और पहचान है, निजी कंपनियां हमेशा अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पीवीटी, ये उसकी पहचान है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चलिए आगे पढ़ते हैं सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। निजी कंपनी पर जितने भी प्रतिबंध है वो सार्वजनिक कंपनी पर नहीं होते। मतलब सार्वजनिक कंपनी जनता में अंश और ऋण पत्रों को क्रय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। उसमें न्यूनतम 7 सदस्य होते हैं, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम इसकी दत्त पूंजी 5 लाख रुपये से अधिक होती है। फिर इसके सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब निजी कंपनी पर जो प्रतिबंध है वो सार्वजनिक कंपनी पर जो प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, और निजी कंपनी उसे कहते हैं जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है। तो किसी एक के भी यदि हमें नियम मालूम है तो हम दूसरी कंपनी के नियम लिख सकते हैं। चलिए निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर क्या है देखते हैं हम। पहला है सदस्यों की संख्या। निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य होने चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है। दूसरा निदेशकों की संख्या। एक निजी कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 15 हो सकती है। निदेशक, डायरेक्टर कम से कम 2 और अधिक से अधिक 15 हो सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 3 और अधिकतम 15 हो सकते हैं। अंशों के क्रय के लिए जनता का आमंत्रण निजी कंपनी नहीं कर सकती और सार्वजनिक कंपनी कर सकती है। अंशों का आवंटन। निजी कंपनी के लिए अंशों के आवंटन के लिए न्यूनतम अंशदान प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। जितने अंश निर्गमन किए जाते हैं उसमें न्यूनतम आवंटन प्राप्त होने की इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए बाध्यता होती है। व्यवसाय का प्रारंभ करना। जैसे ही इनका समामेलन होता है तो निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र मिलते ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद एक और स्टेप आगे जा कर के व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी लेना होता है, तभी वो अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। ये चीज़ हम आगे कंपनी के निर्माण की प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं कि समामेलन क्या होता है, व्यवसाय का प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र क्या होता है। सदस्यों की सूची। एक निजी कंपनी के लिए
अपने सदस्यों के अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक होती है। निदेशकों को ऋण, निजी कंपनी को निर्देशकों को ऋण देते समय सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। अंशों का हस्तांतरण, निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है, सार्वजनिक कंपनी में प्रतिबंध नहीं होता। प्रविवरण का निर्गमन, एक निजी कंपनी प्रविवरण नहीं निर्गमित नहीं कर सकती, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक होता है। अब ये प्रविवरण क्या होता है, समामेलन का प्रमाण पत्र क्या होता है, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र क्या होता है, इसके आगे जो कंपनी के निर्माण की प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये सभी बातें क्लियर हो जाएगी। अंश अधिपत्र, इसका एक एक पूरा 40 मिनट तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। प्रविवरण किसे कहते हैं तो आगे मैं समझाने वाला हूँ। अंश अधिपत्र का निर्गमन, एक निजी कंपनी वाहक अंश अधिपत्र निर्गमित नहीं कर सकती, जबकि सार्वजनिक कंपनी ऐसा कर सकती है। वाहक अंश अधिपत्र मतलब अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता निजी कंपनी का। लिमिटेड शब्द का प्रयोग, एक निजी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ता है और सार्वजनिक कंपनी केवल लिमिटेड शब्द का ही प्रयोग करती है। आप देखना, कोई से भी प्रोडक्ट को जिस पर पीवीटी लिमिटेड लिखा रहता है वो प्राइवेट कंपनी, और जिसमें केवल लिमिटेड लिखा रहता है वो सरकारी कंपनी है। जैसे हमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है ना कि ये सरकारी कंपनी का प्रोडक्ट है कि प्राइवेट कंपनी का है, तो उस पर जहाँ बहुत कुछ लिखा रहता है वहाँ पर ढूंढना, प्राइवेट लिमिटेड तो वह प्राइवेट कंपनी है, और केवल लिमिटेड लिखा है, प्राइवेट शब्द नहीं लिखा है, तो वह सार्वजनिक कंपनी है। वैधानिक सभा, एक निजी कंपनी को न तो वैधानिक रिपोर्ट तैयार करना पड़ती है और न ही वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता होती है, परंतु एक सार्वजनिक कंपनी समामेलन के पश्चात उसे ये सभी काम करना पड़ते हैं। तो ये उसकी हमने क्या देख ली, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर देख लिए। अब इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी के क्या लाभ हैं? सबसे पहला तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक ही उनकी लायबिलिटीज़ होती है। दूसरा, विशाल वित्तीय साधन, कंपनी के पास फाइनेंशियल सुविधा बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत सारा पैसा रहता है, वो अपने व्यापार को बहुत विस्तृत फैला सकते हैं। अंशों की हस्तांतरणीयता, कंपनी अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकती है, बाकी दूसरे स्वरूपों में अपने अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। फिर है शाश्वत अस्तित्व, इसके पहले के जितने भी स्वरूप हमने पढ़े उसमें सदस्यों के जाने पर व्यवसाय समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अस्तित्व है शाश्वत रहता है, उसके सदस्य आते जाते रहते हैं लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। तो ये अभी हमने एक कंपनी का इंट्रोडक्शन देखा कि उसकी परिभाषा, उसका आशय, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, उसमें सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में अंतर और उसके लाभ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो परीक्षाओं में आता है कि एक निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना कि निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन को याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे हम कंपनी के निर्माण की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, तो अगले वीडियो में देखेंगे। जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो जब डले तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।